दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की दो चीजें सबसे ज्यादा कॉस्टली होती हैं, एक बैटरी और एक मोटर। अगर मोटर खराब हो जाए तो भी आपको अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता है और बैटरी खराब हो जाए तो भी आपको जो है काफी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। अब यहाँ पर मार्केट में कई तरह के स्कूटर अवेलेबल हैं जिसमें पीएमएसएम मोटर भी दी हुई है और बीएलडीसी हब मोटर भी दी हुई है। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि दोनों की कैसी एफिशिएंसी है, कैसी हैं ये दोनों मोटर्स, कौन सी मोटर आपके लिए सुटेबल है। तो यहाँ पर मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन किया है, बीएलडीसी मोटर अच्छी है या पीएमएसएम मोटर अच्छी है। दोनों के मेरिट्स, डिमेरिट्स और वर्किंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि अगर आप कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान करते हैं तो आपको कहीं पर भी ये सोचना ना पड़े कि यार ये वाला स्कूटर लूं या ये वाला स्कूटर लूं जिसमें हब मोटर लगी है। तो यहाँ पर आप बहुत इजीली अपना जो डिसीजन है वो ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो ईज ऑफ कंट्रोल है, मतलब इनको जो कंट्रोलिंग करने का जो इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से कंट्रोल होती है, कौन से मेथड पर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो बीएलडीसी मोटर है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट जो मोटर होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका सीलिंग फैन है या कोई फैन है, उसको आप रेगुलेटर से कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक कंट्रोलर दिया हुआ होता है जो कि पावर और टॉर्क के रेशियो को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपको पावर और टॉर्क काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो बीएलडीसी मोटर है दोस्तों, इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर होता है, इसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं, पर फिर भी इसको ब्रशलेस डीसी मोटर ही कहा जाता है क्योंकि ये विदाउट ब्रश्ड होती है, यानी कि इसमें एक कार्बन के जो ब्रश आते हैं वो नहीं होते और साथ ही साथ ये डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट पर चलती है। तो इसी वजह से इसको बीएलडीसी मोटर कहा गया है। यहाँ पर जो पीएमएसएम मोटर है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, और इसी के साथ आईपीएमएम मोटर, इंटरनल परमानेंट मैग्नेट मोटर जो होती है, उनका जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों है कि जो पीएमएसएम मोटर है वो एसी करंट पे काम करती है। अब बैटरी से तो डीसी करंट आ रहा है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक इन्वर्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्वर्टर एक एडिशनल पार्ट लग गया और इसी के साथ कंट्रोलर तो हर गाड़ी में होता ही होता है, जो कि पूरे गाड़ी को, मोटर बैटरी को कंट्रोल करता है। देखा होगा कि जो पीएमएसएम मोटर है उसमें गियर्स भी लगाए जाते हैं। गियर्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उसकी पावर, उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और यहाँ बीएलडीसी मोटर है वो ज्यादातर आपको हब में देखने को मिलेगी, यानी कि वो चक्के में जो टायर होता है, पीछे का व्हील होता है, उसके रिम में ही वो माउंट होती है। तो इस वजह से उसमें गियरिंग वाला सिस्टम नहीं लग सकता। हालांकि कुछ एक ऐसी मोटर्स आती हैं जो गियर के साथ आती है, पर भारत में किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में बीएलडीसी जो हब मोटर है उसमें गियर्स नहीं आते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि बीएलडीसी और पीएमएसएम में जो दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर ईज ऑफ कंट्रोल सिस्टम है वो बीएलडीसी का ज्यादा आसान है इन कंपेयर ऑफ पीएमएसएम मोटर के। अगर मैं बात करूं रिलायबिलिटी, लाइफ स्पैन की, तो यहां पर जो है पीएमएसएम मोटर ज्यादा लॉन्ग लाइफ आपको देखने को मिलेगी। इसके कई कारण हैं, मैं आपको बताता हूं आगे। जैसे कि पीएमएसएम मोटर मिड में माउंट होती है, इंजन या फिर मोटर जो है व्हील के अंदर माउंट नहीं होती। हालांकि चेतक और हीरो में उसको साइड में माउंट किया गया है, पर फिर भी ये पानी में जाने से बचती है। थोड़ी बहुत अगर वाटर लॉगिंग होती है तो इसमें ये मोटर डूबती नहीं है, भीगती नहीं है। तो यहाँ पर होता ही है कि ये पानी से भी सेफ रहती है। और दूसरा, खराब या अनइवन जो रोड्स आते हैं या फिर आप गांव में, विलेज में या कहीं ऐसी जगह पे आप ये व्हीकल को चलाते हैं जहां पर रास्ते सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी पीएमएसएम मोटर जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है। अब यहाँ पर बीएलडीसी का एक डिमेरिट और भी देखने को आपको मिलेगा कि खराब रास्तों में देखा होगा आपने कि जो व्हील में मोटर होती है वो बैंड हो जाती है या व्हील बैंड हो जाता है। अब व्हील बैंड होने के केस में या तो उसको रिपेयर कराएं, किसी तरीके से नॉर्मल करा लें, पर कंपनी में जाके अगर आप बोलोगे कि मुझे मोटर नहीं चाहिए, व्हील चाहिए खाली, तो वो नहीं देंगे आपको, क्योंकि वो व्हील में ही वेल्डेड होती है मोटर। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपका रिम रिपेयरेबल नहीं है तो उस केस में आपको पूरी मोटर का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। 30 से 35 हजार रुपए की मोटर है टीवीएस iQube की। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको जानना है बैटरी कौन सी गाड़ी की अच्छी है, कौन सी बैटरी की टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है, जो इंडिया में स्कूटर्स आ रहे हैं उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी वाली बैटरी ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, कौन से स्कूटर किस बैटरी को लगा रहे हैं, पूरा बैटरी का R&D एक डीप डाइव एनालिसिस मैंने करके दिया है। आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा।
तो दोस्तों BLDC मोटर में भी काफी अच्छी मोटर्स आती हैं। अगर मैं बात करूं TVS iQube की, तो ये जो मोटर है TVS खुद नहीं बनाता है। TVS iQube के लिए जो मोटर बनाती है वो बॉस और सोना कॉमस्टार बनाती है। ये दोनों ही मोटर कस्टमाइज करके TVS ने बनवाई है, क्योंकि इतने ज्यादा हाई पावर और टॉर्क के साथ ये जो कस्टमाइजेशन कराया हुआ है ये आपको नॉर्मल मोटर में देखने को नहीं मिलता है। इसमें TVS iQube के लिए TVS ने अलग से इसको रीट्यून या यूं कह लीजिए कस्टमाइजेशन के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करवाया है। पर अगर वहीं मैं बात करूं दूसरे ईवी स्कूटर्स हैं, जैसे हीरो के हो गए, काइनेटिक हो गई, एम्पेयर हो गए और तुम्हारे ओकाया हो गए, जो भी दूसरे हब माउंटेड मोटर आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पावर आउटपुट TVS की और उसके साथ साथ बाकी जो दूसरे मोटर्स हैं वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है या फिर उनकी जो एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर के बात आती है वो रिलायबिलिटी की अगर देखें हम, तो PMSM मोटर ज्यादा रिलायबल है। ये मोटर फूकती भी नहीं है जल्दी से, मतलब ये जो मोटर है जल्दी से खराब भी आप नहीं देखेंगे कि कहीं ज्यादा खराब हो गई। पर जो हब माउंटेड होती है उसमें क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो गई तो पानी चला गया, उससे शॉर्ट सर्किट हो गया या मोटर में जंग लग गया, रस्टिंग आ गया, तो मोटर खराब हो जाएगी। अब कर लेते हैं पावर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोनों ही मोटर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर पावर की बात करें तो पावर में कई केसेस में तो BLDC मोटर भी जीत जाती है। अब आप सोचेंगे कैसे ये पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर PMSM मोटर जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट पावर प्रोवाइड कराती हैं विद मिनिमम पावर लॉस। जी हाँ, पावर लॉस की बात करूं तो यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है बैटरी से उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के दौरान जो पावर लॉस होता है वो PMSM मोटर में सबसे कम देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं BLDC मोटर की बात करूं तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ये आती है लगभग 80 से 85% की। बाकी जो 15% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है इसी ट्रांजिट में। और अगर मैं PMSM मोटर की एफिशिएंसी की बात करूं तो यहाँ आपको 90% से लेकर 95% तक एफिशिएंसी देती है। यहाँ पर एनर्जी लॉस बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि एनर्जी लॉस डिपेंड करता है कि जो PMSM मोटर है बेल्ट ड्रिवन है या चेन ड्रिवन है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं लॉस कैलकुलेट होता है कि बेल्ट से कितना पावर लॉस हो रहा है, क्योंकि मोटर लगी हुई है आगे या बीच में और व्हील है पीछे, तो उसको घुमाने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है या चेन ड्राइव होती है। तो ऐसे में क्या है कि इसमें गियर्स लगा करके भी इस मोटर के टॉर्क को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एथर में या हीरो के विडा में जो V2 इनका टॉप एंड वेरिएंट है उसमें भी गियर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि हाई एंड टॉर्क कहीं भी कम ना होने पाए, तो इसीलिए इन पर गियर बिठाना आसान होता है। दूसरी बात यहाँ पर BLDC मोटर की अगर साइज की बात करूं तो उससे भी एक पावर लॉस होता है यहाँ पर कि भाई जो BLDC मोटर है वो अगर 5 किलोवाट की मोटर आप लेंगे, 6 किलोवाट की मोटर देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी होगी, साइज में ज्यादा भारी होगी। तो 6 किलोवाट 11 किलोवाट की मोटर भी बड़े आराम से एक स्कूटर में लग सकती है और साइज में कितनी होगी उसका जस्ट 30% भी उसका साइज नहीं होता है। बट अगर BLDC को आप 11 किलोवाट की मोटर बनाएंगे तो उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, वेट भी ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से भी ज्यादा क्विक एक्सेलरेशन की जब आपको जरूरत होती है, क्विक टॉर्क की जरूरत होती है, तो वहां पर जो आगे निकलती हुई दिखती है वो है PMSM मोटर। ये तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि कौन कौन सी गाड़ियों में PMSM मोटर लगी है। तो यहाँ पर एथर, ओला, हीरो के विडा और चेतक, बजाज का सिंपल वन, अल्ट्रा वायलेट की तो हालांकि बाइक्स आती है बट वहां पर भी PMSM मोटर है। तो इन सभी गाड़ियों में आपको PMSM मोटर देखने को मिलेगी। अच्छी क्वालिटी की मोटर्स होती हैं PMSM, ज्यादा टॉर्क डिलीवर कर सकती हैं, ज्यादा पावर डिलीवर कर सकती हैं, पावर लॉस बहुत कम होता है, बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि लाइट वेट होती हैं और पावरफुल बहुत ज्यादा होती है। वहीं अगर मैं बात करूं BLDC मोटर के साथ आने वाले स्कूटर्स की तो यहाँ पर TVS iQube, एम्पेयर का मैग्नस, एक्टिवा E और भी कुछ चाइनीज और दूसरे लोकल ब्रांड्स हैं जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें सभी में आपको हब माउंटेड मोटर देखने को मिलेगी। और BLDC मोटर्स के जो स्कूटर्स हैं उनमें भी अगर आप बेस्ट चुनना चाहेंगे तो यहाँ पर TVS iQube इन सभी स्कूटर्स में जो BLDC मोटर्स के साथ आते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल मोटर का इस्तेमाल किया है। 4400 वॉट का पीक पावर आप इससे निकाल सकते हैं और 3000 वॉट का एक कंटिन्यूअस पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ये भी कह रहा था कि डिपेंड करता है कंडीशंस पर कि BLDC मोटर भी कई केसेस में ज्यादा पावर आउटपुट निकाल सकती है, जैसे कि 4400 वॉट निकाल रही है, जबकि PMSM मोटर लगी हुई है यहाँ पर चेतक में, वहां पर 4200 वॉट का पीक पावर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि भैया कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है और क्यों सस्ती है
और पीएमएसएम क्यों महंगी है, ये सभी चीजों पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पीएमएसएम मोटर है वो ऑब्वियसली महंगी होगी और इसमें रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल ज्यादा होता है कंपैरेटिवली बीएलडीसी मोटर के। तो यहाँ पर जो मैग्नेट्स हैं वो इंपोर्ट होती है, आपको जैसे कि पता ही है चाइना से इंपोर्ट होती है। अब फाइनली बात करते हैं किन लोगों को बीएलडीसी के साथ चले जाना चाहिए। तो देखिए अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर चाहिए, पीएमएसएम पे जाइए। अगर आपके जो एरिया है उसमें खराब रास्ते हैं, खड़ंजे पे ज्यादा चलते हैं, या फिर जो रोड्स हैं वो सही नहीं है, या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर ज्यादा बारिश होती है, तो आप पीएमएसएम मोटर के ऊपर जा सकते हैं। पर अगर आप ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहां पर रोड्स वगैरह सब सही हैं, आपका कम्यूट बहुत ज्यादा नहीं है और एक कॉस्ट इफेक्टिव आप स्कूटर लेना चाहते हैं, तो आप बीएलडीसी मोटर के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल नहीं होती है। आप एक बार टीवीएस iQube की भी टेस्ट ड्राइव लीजिए, बजाज चेतक की भी टेस्ट ड्राइव लीजिए और एथर की भी टेस्ट ड्राइव लीजिए, यानी कि जो पीएमएसएम स्कूटर्स हैं उनकी भी टेस्ट ड्राइव लीजिए। उसके बाद आपको ज्यादा पता चलेगा कि भैया कौन सा स्कूटर मेरे लिए सही रहेगा, किसकी मुझे पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या मुझे एक नॉर्मल स्कूटर भी चल जाएगा जो कि 70, 80, 90 तक की स्पीड पे चल सके। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेस्ट है, यानी कि कौन से अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनकी लॉन्गिविटी, रिलायबिलिटी, बैटरी, मोटर ज्यादा अच्छी है, तो उसके लिए आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी है और ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्निकल है। कुछ भी मैंने इसमें वॉक अराउंड वगैरह नहीं दिया है कि भाई नॉर्मल ये है, फीचर्स वगैरह भी मैंने ज्यादा नहीं बताए हैं। यहाँ पर मैंने इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है, ज्यादा फोकस किया है, ताकि आप एक अच्छा स्कूटर चुन सके। और अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करके इसको हाइप कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।